नमस्ते दोस्तों, जोहार। मैं अभिषेक चक्रवर्ती आप सभी का फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो है इस वीडियो के माध्यम से क्लास 12 का बहुत सारे स्टूडेंट डिमांड कर रहे थे कि सर साइकोलॉजी का और एक वीडियो लाइए। तो दोस्तों, आप लोगों के लिए मैंने साइकोलॉजी का और एक वीडियो लेकर आया है। दोस्तों, साइकोलॉजी का सिलेबस बहुत बड़ा सिलेबस है, उसमें से बहुत सारे डिटेल्स पे एक एक चीज को बारीकी से समझना पड़ता है। चूंकि समय काफी कम है, मुझे मालूम नहीं था कि चैनल में बहुत सारे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। हालांकि जितना मुझे इंपॉर्टेंट लगता है मैं आप लोगों के बीच क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं, क्योंकि आप लोगों ने बहुत ज्यादा कमेंट भी किया है। तो एक एक क्वेश्चन का आप लोग बारीकी से समझते चलिएगा, ताकि एग्जाम में यहां से अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो एक भी क्वेश्चन आपका ना छूटे। तो चलिए एक एक क्वेश्चन को चलते हैं, देखते चलते हैं। और जिन्होंने इससे पिछले वाला वीडियो नहीं देखा उसको भी जरूर देख लीजिएगा। पहला जो क्वेश्चन पूछा गया था, क्या पूछा गया था? व्हेन हैज बीने साइमन टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस डेवलप? तो बीने का जो है बुद्धि का बीने साइमन परीक्षण जो है कब विकसित हुआ, यह पूछा गया। तो याद रखिएगा 1905 यहां पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यह मैंने पिछले वीडियो पे ही बताया था। ठीक है, आगे देख सकते हैं क्वेश्चन क्या पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु सेड दैट इंटेलिजेंस इज अ ग्लोबल कैपेसिटी? तो जो है इनका नाम क्या था? वेस्लर जो होगा करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा। यानी किसने बुद्धि को एक सार्वभौमिक क्षमता कहा है? वेस्लर जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्हिच साइकोलॉजिस्ट गेव द 3 फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस? मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था इससे पिछले वीडियो पे। तो बुद्धि का त्रितत्वीय सिद्धांत जो है 3 फैक्टर थ्योरी का प्रतिपादन किस मनोवैज्ञानिक ने किया था? याद रखिएगा उनका नाम था स्टेनबर्ग। ठीक है, स्टेनबर्ग जो होगा आपका 3 फैक्टर थ्योरी जब पूछा जाएगा तो स्टेनबर्ग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए थॉर्नडाइक वाला बताइएगा, थॉर्नडाइक ने क्या दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। व्हिच साइकोलॉजिस्ट फर्स्ट यूज्ड आईक्यू मेजर इंटेलिजेंस? तो किस जो है वैज्ञानिक ने बुद्धि मापन के लिए जो है बुद्धि लब्धि यानी आईक्यू यानी हो गया आपका इंटेलिजेंस क्वोशिएंट का उपयोग सबसे पहले किस मनोवैज्ञानिक द्वारा किया गया था, यह पूछा गया है। तो ये जो याद रखिएगा विलियम स्टर्न जो होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। यहां पे इनका पूरा नाम क्या है? विलियम स्टर्न। ठीक है, आईक्यू का सुझाव सबसे पहले विलियम स्टर्न ने दिया था। याद रखिएगा, इसको इससे रिलेटेड मैथ भी पूछा जाएगा आप लोगों का सब्जेक्टिव में। तो मैं थोड़ा आप लोगों को बता देता हूं, काफी कम समय मिला है। पहले अगर बच्चे कमेंट करते हैं कि सर साइकोलॉजी के हम लोग इतने सारे स्टूडेंट्स जुड़े हुए, तो काफी अच्छे से क्लास होती। लेकिन देर आए दुरुस्त है, जितना भी क्वेश्चंस बता रहे उसको ध्यान से सुनते चलिएगा और क्वेश्चन को छोड़ के मत आइएगा। आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, सब्जेक्टिव में क्वेश्चंस को छोड़ के बताइएगा। कुछ इंपॉर्टेंट पीडीएफ से नोट्स होगा, आप लोग मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज कीजिएगा, आप लोगों को मैं शेयर कर दूंगा। वो आप लोग एक बार जरूर देख के जाइएगा, या फिर आपके पास अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का कोई जो गाइड होगा उसको भी एक बार आप लोग रिपीट करके चल जाइएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर से बहुत सारा क्वेश्चन जो है साइकोलॉजी में पूछा जाता है। ठीक है, तो आप लोग उसको अच्छे से कर लीजिएगा। चलिए इसके बारे में मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूं, क्योंकि इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए, आईक्यू का सुझाव तो मैंने बता दिया, सबसे पहले किसने दिया था? विलियम स्टर्न ने दिया था, याद रखिएगा। देखिए उसके बाद आपको इससे रिलेटेड क्या मैथ देगा? मान लेते हैं यदि किसी बालक का आईक्यू, ठीक है, यदि किसी बालक का मानसिक आयु को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मेंटल एज। क्या कहते हैं? मेंटल एज। ठीक है, यदि किसी बालक का जो है मानसिक आयु मेंटल एज 12 वर्ष है, ठीक है, कितना वर्ष है? 12 वर्ष। और उसका रियल में जो एज है, क्रोनोलॉजिकल एज अगर बात करें, एक्चुअल वास्तविक आयु, उसको हम इंग्लिश में लिखेंगे क्रोनोलॉजिकल एज, कितना है? 10 ईयर्स। कितना है? 10 ईयर्स। तो उसका आईक्यू लेवल कैसे कैलकुलेट करिएगा? यानी उसका अगर निकालने के लिए कि आप बताइए उसका बुद्धि लब्धि क्या होगा, तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कीजिएगा? तो देखिए आईक्यू का फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा, आईक्यू बराबर होता है, ऊपर में हम लोग लिखते हैं मानसिक आयु यानी मेंटल एज, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज जिसको हम कहते हैं कालानुक्रमिक आयु, ठीक है, और गुना 100। हमेशा ये इस तरह से कैलकुलेट कीजिएगा। तो मेंटल एज कितना दिया भैया? तो मेंटल एज दिया है आपका, कितना दिया? 12। कितना है? 12, यानी मानसिक आयु 12 है। कालानुक्रमिक आयु आपका कितना दिया हुआ है? 10 दिया हुआ है। और फॉर्मूला में जो आपका क्या है? 100। तो इसको कैलकुलेट कीजिए, एक शून्य कट गया, 12 से अगर 10 को गुना करेंगे कितना आएगा? 120। ठीक है, अब 120 आया तो ये बच्चा किस कैटेगरी का होगा? आप लोग बुक में 3 कैटेगरी पढ़े हैं, है ना? पहला है सामान्य, दूसरा है प्रतिभाशाली और तीसरा है मंद बुद्धि या जड़ बुद्धि। तो देखिएगा, याद रखिएगा, अगर 90 से, याद रखिएगा 90 से 110 के बीच हो आंसर, तो याद रखिएगा वो क्या होगा? सामान्य होगा। ठीक है, और वही 110 से 140 के बीच आईक्यू लेवल हो तो वो प्रतिभाशाली जो है स्टूडेंट्स होते हैं। और वही अगर 70 या 71 मतलब 70 के नजदीक आसपास में हो, ठीक है, या उससे कम हो, तो यानी वो क्या होगा? मंद बुद्धि। क्या होगा?
मंद बुद्धि वाला या जड़ बुद्धि होगा। ये 3 डेटा आप याद रखिएगा। तो अगर इस 3 डेटा को देखें तो इस हिसाब से ये जो इसका आईक्यू लेवल निकाले ये किस कैटेगरी में आएगा, सामान्य में आएगा, प्रतिभाशाली में आएगा या मंद में आएगा, आप लोग नीचे कमेंट करके बताइए। ठीक है, समझ में आ गया कैसे कैलकुलेशन करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है, व्हाट इज द मेन रीजन फॉर इंडिविजुअल डिफरेंस। देखिए बोला है व्यक्तिगत विभिन्नताओं के मुख्य कारण कौन से है। तो व्यक्तिगत विभिन्नताओं के मुख्य कारण कौन से है, तो ऑप्शन नंबर जो होगा 1 करेक्ट है, अनुवांशिकता और पर्यावरण जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। व्यक्तिगत विभिन्नता का एक ही कारण होता है, इंडिविजुअल जो आपका डिफरेंस होता है लोगों में, हर एक व्यक्ति का अलग अलग देखिएगा देखने में भी होता है, उसका एक्टिविटी भी अलग होता है, उसका सोच भी कुछ कुछ का अलग होता है। ठीक है, कोई कला दूसरा कला में जो है रुचि रखते हैं, कोई दूसरा कला में, किसी को साइंस में रुचि रहता है, किसी को म्यूजिक में रुचि रहता है। तो ये सब कहां से आता है, तो देखिएगा अधिकतर जो म्यूजिशियन होता है वो म्यूजिक घराने से ही देखने को मिलता है ना। अधिकतर इंजीनियर जो है इंजीनियर के घराने से देखने को मिलता है। यानी अगर उसमें से परिवार में कोई अलग निकलता है दैट मीन्स उसको ये तो अनुवांशिकता का मैंने गुण बताया कि अगर परिवार में म्यूजिशियन है तो म्यूजिशियन ही बन रहा है, कोई अगर आपका वैज्ञानिक है तो उस वैज्ञानिक कैटेगरी का ही सोच का बन रहा है। लेकिन ऐसा भी बच्चा हो सकता है कि उस परिवार में जन्म लिया हो लेकिन उसको उस तरीका का वातावरण नहीं मिला, दूसरा कैटेगरी का वातावरण मिला। तो दैट मीन्स अनुवांशिकता के साथ क्या इंपॉर्टेंट रखता है, पर्यावरण भी। तो हर एक व्यक्ति में अनुवांशिकता तो इंपॉर्टेंस रखता ही है, लेकिन उसका डिपेंड क्या करता है, वो किस पर्यावरण में रहा है वो भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा व्यक्तिगत विभिन्नता का मुख्य कारण अनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों है। ठीक है, ये आपका सब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है। देखिए अभी जस्ट हमने डिस्कस किया वही क्वेश्चन दे दिया है, व्हाट इज द आईक्यू ऑफ चिल्ड्रन विथ मेंटली इंटेलिजेंस डेफिशिएंट। तो जो पूछा है मंद बुद्धि या अल्प बुद्धि बालकों की जो आईक्यू यानी बुद्धि लब्धि होती है वो कितनी होती है, तो मैंने क्या बताया 70 से कम, 70 से कम याद रखिएगा। 90 से 110 रहेगा, 90 से 110 रहेगा तो सामान्य, 90 से 110 रहेगा तो सामान्य, 110 से 140 रहेगा तो प्रतिभाशाली, 70 से कम रहेगा तो मंद या जड़ बुद्धि। तो यहां पे मंद या अल्प बुद्धि, इसी को जड़ बुद्धि भी कहते हैं, तो आपका होगा 70 से कम। ठीक है, याद रखिएगा ये 3 कैटेगरी को। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या पूछा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ परफॉर्मेंस इंटेलिजेंस टेस्ट। ठीक है, तो 7 नंबर जो क्वेश्चन है 7 नंबर वाला का क्या करेक्ट आंसर होगा, इसको हम कहते हैं जीआई, क्या कहते हैं, जनरल इंटेलिजेंस टेस्ट। इसको क्या कहते हैं, जनरल इंटेलिजेंस टेस्ट जो होगा करेक्ट आंसर होगा। क्या पूछा गया था, निम्न में क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण जो है परफॉर्मेंस इंटेलिजेंस टेस्ट कौन सा है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, इसको जनरल सामान्य बुद्धि परीक्षण भी कहते हैं। बहुत सारे बच्चे जो है साइकोलॉजी को लेकर लिख रहे थे कि हम लोगों ने साइकोलॉजी को लेकर जो है गलती कर दिया। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है, पता है कि जब स्कूल कॉलेज में वैकेंसीज आजकल निकल रही है तो जो साइकोलॉजी लेकर अच्छा पढ़ाई किए हैं दूर तक उनका वैकेंसी अलग से रहता है, उनके लिए वैकेंसी अलग रहता है। और साइकोलॉजी का आजकल के दुनिया में बहुत ज्यादा डिमांड है, क्योंकि आजकल जो है बच्चे एक तनावपूर्ण वातावरण में जीते हैं। एक तनावपूर्ण वातावरण में जीने के कारण स्ट्रेस पे रहते हैं। अलग अलग बच्चों में अलग अलग साइकोलॉजिकल कमी देखने को मिलती है। ठीक है, तो जैसे हमारे अगर झारखंड बोर्ड के बच्चों को देखें तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, एग्जाम से जस्ट एक दिन पहले पढ़ते हैं, जगते हैं, तो उन लोगों में अचानक से प्रेशर आता है। कोई कोई बच्चा बोलता है कि हम लोग पढ़ेंगे ही नहीं, ऐसे जाके एग्जाम में बैठ के लिखेंगे। कोई कोई बच्चे जो है हमने पढ़ा नहीं, अब क्या करें अब क्या करें, एकदम चिंता में आ जाते हैं। तो अलग अलग साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है जिसको किसको देखना पड़ता है, किसको सलाह देना पड़ता है, जो साइकोलॉजी लेकर पढ़े हुए हैं। ठीक है, एक क्रिमिनल को जो है एक इंसान बनाने का काम भी कौन करता है, साइकोलॉजिस्ट कर सकता है, और कोई नहीं कर पाता है उतना अच्छे से। यानी अगर आपको अच्छा इंसान बनना है या किसी को अच्छा इंसान बनाना भी है तो आपको साइकोलॉजी का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, यानी साइकोलॉजी छोटा मोटा चीज नहीं है, बहुत बड़ा चीज है। इसमें से अगर आप किसी भी जगह जाइए, हर जगह साइकोलॉजिस्ट का जरूरत पड़ता है, चाहे वो टीचर को हो, चाहे वो आपका क्राइम ब्रांच में हो, चाहे वो किसी भी विभाग में देख लीजिए, एक साइकोलॉजिस्ट का जरूरत पड़ता ही है। तो यहां पे आपका याद रखेगा ये ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस आर देयर, बुद्धि के कितने प्रकार है। तो बुद्धि के आपके बुक के अकॉर्डिंग जो है याद रखिएगा
थॉर्नडाइक ने जो है बुद्धि के 3 प्रकार बताए। बुद्धि के, ये लिखा नहीं है किसके अनुसार, तो हम लोग मान लेते हैं कि थॉर्नडाइक के अनुसार। कुछ नहीं लिखा तो आपके बुक के अनुसार हम लोग किसके अनुसार मान लेते हैं? थॉर्नडाइक के अनुसार। थॉर्नडाइक ने बुद्धि के 3 प्रकार दिए थे, मूर्त, अमूर्त और सामाजिक बुद्धि। मूर्त, अमूर्त और सामाजिक बुद्धि, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको नीचे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। मूर्त, अमूर्त और सामाजिक बुद्धि को याद करके जाइएगा, वो सब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, ठीक है। एक बार आप लोग देख लीजिएगा। यहां पे क्या पूछा, हाउ मेनी सब टेस्ट आर देयर इन अलेक्जेंडर बैटरी टेस्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये जो है सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों में पूछा जाता है। तो याद रखिएगा, अलेक्जेंडर के जो क्रियात्मक परीक्षण माला में कितने उप परीक्षण है ये पूछा गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन जो होना चाहिए यहां पे आपका 1 करेक्ट होगा, 5, ठीक है। याद कर लीजिएगा इसको। अगर कोई बच्चे देखे हैं तो नीचे कमेंट करके बताइएगा वो 5 क्या है। आगे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, एट व्हाट एज चिल्ड्रन हैव एप्टीट्यूड्स दैट आर क्लियरली विजिबल, ठीक है। किस आयु के बच्चों में अभिक्षमताएं स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ने लगती है? तो किस आयु के बच्चों में, याद रखिएगा, किस आयु के बच्चों में अभिक्षमताएं, यानी अभिक्षमता दैट मीन्स क्या बोला है, एप्टीट्यूड्स, ठीक है, वो क्लियरली विजिबल होने लगता है। एकदम मतलब पता चल जाता है कि ये लड़का किधर जाने वाला है, क्या बनेगा, क्या सारा चीज पता धीरे धीरे चलने लगता है। तो आपको वो पता चलता है कब, 18 से 21 वर्ष में जो है स्पष्ट रूप से दिखाई हमें मिलने लगता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देख सकते हैं क्या पूछा गया है, एप्टीट्यूड इज द एबिलिटी टू नोन द नॉलेज स्किल्स रिस्पॉन्स ऑफ अ पर्सन आफ्टर ट्रेनिंग हुज स्टेटमेंट इज दिस। तो ये एकदम स्टेटमेंट को याद कर लेना है, ये आपको एप्टीट्यूड से रिलेटेड यानी अभिक्षमता से रिलेटेड आपको आंसर राइटिंग लिखने में आपको सहायक होगा, ठीक है। तो ये जो है किसका स्टेटमेंट है कि अभिक्षमता किसी व्यक्ति के परीक्षण के बाद उसके ज्ञान, उसकी दक्षता, उसकी प्रक्रियाओं को जानने की योग्यता है, ठीक है। तो ये जो है आपका किसका स्टेटमेंट है, याद रखिएगा। जो क्वेश्चन नंबर 11 है इसका करेक्ट आंसर बिल्कुल आप लोगों ने सही सोचा है, टर्मन करेक्ट होगा। जो मैं टिक लगा रहा हूं उस पर ध्यान दीजिएगा, टर्मन जो होगा करेक्ट आंसर होगा, इस चीज को याद रखिएगा। आगे देखिए क्या पूछा, ये क्वेश्चन शायद मैंने बताया था, व्हाट इज सेल्फ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो है करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। इसका सेल्फ का मतलब होता है सेल्फ एक्सप्रेस बिलीफ, फीलिंग, एक्सपीरियंस अबाउट हिमसेल्फ या हर सेल्फ, ठीक है, याद रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 में जो सेल्फ पूछा था, 100 अपने बारे में विश्वासों, भावों, अनुभवों को बतलाता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13, व्यक्तित्व शब्द जो है आपका पूछा है, फ्रॉम विच ऑफ द वन ऑफ द फ्लोइंग वर्ड द वर्ड पर्सनैलिटी ड्राइव, ठीक है। तो देखिए व्यक्तित्व जो है शब्द किससे बना है, पर्सोना से बना है, याद रखिएगा, पर्सोना से बना है। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये व्यक्तित्व जो है एकदम टॉपिक को करके जाइएगा, मतलब जाइएगा सब्जेक्टिव के लिए, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा पर्सोना, जो होगा करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी आर देयर अकॉर्डिंग टू सेल्डन। देखिए हर किसी ने अलग अलग जो है व्यक्तित्व के बारे में बताया, जिसमें यहां पे सेल्डन के बारे में पूछा गया, ठीक है। तो सेल्डन के बारे में याद रखिएगा, 14 का जो है करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 जो होगा 3 करेक्ट होगा। देखिए सेल्डन ने जो है आपका 3 टाइप का दिया था, क्या क्या था, एंडोमार्फ यानी गोलाकार, ठीक है, मेसोमॉर्फी यानी मेसोमॉर्फी था, और एक्टोमॉर्फी यानी दुर्बल। तो ये 3 दिया था सेल्डन ने। आप लोग बताइए कि एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट यानी अंतर्मुखी और बहिर्मुखी, ठीक है, ये किन के द्वारा जो है बताया गया था पर्सनैलिटी। एक एक्सट्रोवर्ट होता है और एक इंट्रोवर्ट होता है। मेरा इंस्टाग्राम का आईडी देखिएगा, वहां पे लिखा है एक्सट्रोवर्ट, EXTROVERT, एक्सट्रोवर्ट ABH। तो मैंने अपने नाम के आगे यहां पे लिखा है ये पर्सनैलिटी लगाया हुआ है एक्सट्रोवर्ट, ठीक है। तो ये जो है एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट जो है, इसको जो है पर्सनैलिटी में किसने बताया था, ये 2 पर्सनैलिटी किसने बताया था, नीचे कमेंट करके बताइएगा। अंतर्मुखी और बहिर्मुखी के बारे में किसने बताया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे सेल्डन का तो मैंने बता दिया 3 है, और अंतर्मुखी और बहिर्मुखी जो है किसने बताया था व्यक्तित्व के प्रकार, आप लोग नीचे कमेंट करके बताइए, ठीक है। मैं जिसका सही होगा मैं कमेंट आपको वहां पे लाइक कर दूंगा, ठीक है। तो सेल्डन का 3 करेक्ट याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टोपोग्राफिकल एस्पेक्ट्स ऑफ माइंड आर देयर। तो देखिए मन के आकारात्मक पहलू, आकारात्मक, सकारात्मक, ये सब देख के जरूर जाइएगा। तो इसका जो 15 का करेक्ट आंसर होगा 3।
15 का करेक्ट आंसर होगा 3। क्या क्या है याद रखिएगा, कॉन्शियस, ठीक है, कॉन्शियस को हम लोग CS से डिनोट करते हैं। इसका मतलब कॉन्शियस का क्या होता है, चेतन। कॉन्शियस का मतलब क्या होता है, चेतन, ठीक है। फिर होता है परकोस्नियसिस, यानी आपका होता है, इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं PCS, इसका मतलब होता है चेतन हो गया। और PCS का मतलब, परक्यूशनिस्ट का मतलब हो गया आपका ऐसी चीजें जिन्हें हम कुछ प्रयास करके याद कर सकते हैं, उसको कहते हैं परक्यूशनिस्ट, ठीक है। एक होता है आपका अनक्यूशनिसिस होता है, इसका मतलब होता है ऐसी, इसको शॉर्ट में लिखते हैं UCS। क्या लिखते हैं, UCS। इसका मतलब क्या होता है, ऐसी चीजें जिन्हें हम याद नहीं कर सकते हैं, ठीक है। पहला याद वो क्या बोले, कॉन्शियसनेस का मतलब हो गया वैसी चीजें जिनके बारे में हम पहले से जानते हैं या जिनके बारे में हम जानते हैं। फिर हो गया परक्यूशनिस्ट का मतलब हो गया क्या, या ऐसी चीजें जिन्हें हम कुछ प्रयास के बाद याद कर सकते हैं, मतलब हम उसको कोशिश कर रहे हैं याद करने का और हम याद कर सकते हैं। और अनकॉन्शियस का मतलब हो गया क्या, इसका मतलब हो गया ऐसी चीजें जिन्हें हम याद नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 3 याद रखिएगा आकारात्मक पहलू मन के, ठीक है, याद एकदम करके जाइएगा। तो यहां पे ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बायोलॉजिकल डिटर्मिनेंट ऑफ पर्सनैलिटी फॉर्मेशन। तो देखिए यहां पे निम्न में से कौन जो है व्यक्तित्व निर्माण का जैविक निर्धारक नहीं है। तो व्यक्तित्व निर्माण का जैविक निर्धारक पूछा है, तो जैविक निर्धारक में देखिए हमारे शरीर का ही एक पार्ट होता है बुद्धि, दूसरा है अंतःस्रावी जो ग्रंथि है वो भी है, शारीरिक रचना भी ये बायोलॉजिकल में आ जाएगा। जैविक का मतलब है बायोलॉजिकल, लेकिन परिवार जो है, परिवार क्या है, परिवार जैविक जो है निर्धारक नहीं है, ये हम लोग का एक समाज का एक आधार है, ठीक है। तो ये आपका इससे रिलेटेड नहीं पूछा है, तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, व्हिच साइकोलॉजिस्ट डिड द इंक बॉल टेस्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंक बॉल टेस्ट, स्याही धब्बा परीक्षण, ठीक है, RT किस मनोवैज्ञानिक ने किया। तो याद रखिएगा इनका नाम बहुत ही फेमस है, हार्मन रोशर्क जो है करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, व्हाट इज द प्रोजेक्टिव मीन। तो याद रखिएगा 18 जो है, 18 का करेक्ट आंसर क्या होगा, प्रेक्षण पूछा गया है। तो प्रक्षेपण का मतलब होता है, अर्थ क्या होता है, तो 18 का करेक्ट आंसर बिल्कुल आप लोगों ने सही सोचा है। व्यक्तित्व अपने मनोभावों एवं विचारों को दूसरे पर आरोपित करता है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, व्हाट इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वर्च्यू, यानी कौन सा सद्गुण नहीं है। तो सद्गुण नहीं है पूछा है, तो देखिए हम अपने में ईमानदारी लाते हैं, तो हम तो जानते हैं कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अगर किसी में ईमानदारी है तो वो उसका बहुत ही अच्छी बात है, वो उसके अंदर का सद्गुण है। डिटर्मिनेशन, एकदम दृढ़ संकल्प कि हमको पढ़ाई अच्छे से करना है और एक अच्छा जो है मुकाम को पाना है, उसके बाद अपने माता पिता के नाम को रोशन करना है। तो वो बच्चे क्या करते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं, एकदम दिन रात एक कर देते हैं पढ़ाई के लिए। आगे देखते हैं ट्रूथफुलनेस, हमेशा हम सच्चाई के साथ चलेंगे, तो ये भी क्या है, लोगों के अंदर का सद्गुण है। लेकिन मेंटल स्ट्रेंथ जो है वो सद्गुण होगा कि नहीं होगा, ये सबके लिए बात नहीं है, क्योंकि जानते हैं कि हर एक जगह पे चाहे वो अच्छा, जैसे यहां पे हम बात करेंगे राम और रावण का, ठीक है। राम का जो है, राम में बहुत कुछ सद्गुण था और रावण में भी जो है आपका ज्ञान था, राम में भी ज्ञान था, रावण में भी ज्ञान था। तो ज्ञान होने से ही क्या वो इंसान सद्गुण होगा, नहीं। रावण में बहुत ज्ञान था, ज्ञान का भंडार था, ठीक है, प्रज्ञान पंडित उसे कहा जाता था, लेकिन उसमें भी जो है सब सद्गुण नहीं था, नहीं तो वो इस तरीके का काम नहीं करता है ना। तो मेंटल स्ट्रेंथ होने का मतलब यह नहीं है कि वो उसमें जो है सब तरीके का सद्गुण होगा, ठीक है। वो व्यवहारिक रूप से कैसा है, सोच दूसरों के प्रति कैसा रखता है, ये सब चीज भी डिपेंड करता है। अगर मेंटल स्ट्रेंथ इतना अच्छा होता तो आज के समय में देखते हैं कि इतना खतरनाक जो आप लोग का गन्स बनता है, इतना बॉम्ब बनाया जाता है, ये सारा चीज जो है किसके थ्रू से किया जा रहा है। आप देखते हैं जो टेररिस्ट होता है वो लोग भी मेंटल स्ट्रेंथ को यूज करके क्या करते हैं, अलग अलग चीज का यूज करते हैं। तो ये सब मेंटल स्ट्रेंथ का होना जो है हमारा सद्गुण नहीं है, क्योंकि मेंटल स्ट्रेंथ जो है किसी पॉजिटिव इंसान के पास भी हो सकता है, नेगेटिव इंसान के पास भी हो सकता है। बाकी जो चीजें देखें ये सभी किसी अच्छे इंसान के पास ही हो सकता है जिसका सद्गुण होगा। तो यानी दैट मीन्स मानसिक शक्ति जो होगा करेक्ट आंसर होगा, नहीं पूछा था इसलिए। चलिए आगे देखते हैं क्या बोला है, ट्रेट ऑफ पर्सनैलिटी इज, तो व्यक्तित्व के शील गुण पूछा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
व्यक्तित्व के शील गुण, तो 20 नंबर का एकदम देखने के साथ ही आप लोग पकड़ लिए होंगे। व्यवहार का विशिष्ट तरीका है व्यक्तित्व का शील गुण, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21, ये जो 21 पूछा है, एम्फेसिस पॉजिटिव ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड्स टूवर्ड्स ह्यूमंस नेचर्स, तो इसका क्या करेक्ट आंसर होगा? डैश लगा हुआ आगे में, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 1 ह्यूमनिस्टिक जो है अप्रोच करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, यानी मनुष्य के स्वभाव के प्रति सकारात्मक एवं आशावादी दृष्टिकोण पर बल देता है मानवतावादी दृष्टिकोण। याद रखिएगा, सब्जेक्टिव का आंसर भी आपको 2 मार्क्स का मिल गया। आगे पूछा है व्हाट इज द स्ट्रेस फैक्टर ऑफ नॉइज एंड एयर पॉल्यूशन, तो स्ट्रेस फैक्टर पूछा है, तो याद रखिएगा बोला शोर और वायु प्रदूषण के प्रतिबल कारक कौन है, तो इसका जो 22 है इसका करेक्ट आंसर होगा आपका बोथ, सामाजिक प्रतिबल भी होगा और पर्यावरणीय प्रतिबल, यानी ऑप्शन 1 और 2 दोनों करेक्ट है। यानी आपका सोशल स्ट्रेस एंड इन्वायरमेंटल स्ट्रेस दोनों जो है करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, ये तो देखिएगा हर बार का क्वेश्चन का फेवरेट हो जाता है इनका, ठीक है, साइकोलॉजी का, मनोविज्ञान का। तो हम लोग विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं, याद रखिएगा 5 जून को। ठीक है, आप लोग का यहाँ पे 5 जून जो होगा करेक्ट आंसर होगा, विश्व पर्यावरण दिवस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्हाट डज स्ट्रेस इन्फ्लुएंस, प्रतिबल कैसे प्रभावित करती है, तो देखिए प्रतिबल कैसे प्रभावित करती है हम बताए थे, किसे प्रभावित करती है प्रतिबल, तो हम इससे पिछले वीडियो में काफी अच्छे से एक्सप्लेन किए थे कि स्ट्रेस रहेगा तो वो हमारे व्यवहार में क्या करेगा, परिवर्तन लाएगा। जो चीज हम नहीं करना चाहते वही इंसान बार बार बोले कि ये करो, तो वो इंसान क्या आता है, स्ट्रेस पे आता है, और उसके व्यवहार में हम कभी सोच नहीं सकते थे कि वो इंसान इस तरीके का व्यवहार कर सकता है, जो कि आपको उसके सामने देखने को मिलेगा। इसलिए ये जो स्ट्रेस होता है लोगों को किस में परिवर्तन कर देता है, इन्फ्लुएंस करने का प्रयास करता है, प्रभावित करता है आपके व्यवहार को, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25, which is not man made disaster, तो ये भी क्वेश्चन मैंने कराया था। मैन मेड डिजास्टर नहीं है, यानी निम्न में से मानव निर्मित आपदा नहीं है, तो सुनामी जो होगा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा, बाकी सब जो है मानव निर्मित आपदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा which of the following is not a source of stress, तो 26 का जो है करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, 26 का ऑप्शन नंबर 4 जो होगा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, सोशल स्ट्रेस जो होगा करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं जो बोला गया था, बाकी सभी जो स्ट्रेस के कैटेगरी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्हिच लैटिन वर्ड इज द ओरिजिन ऑफ द वर्ड स्ट्रेस, तो कौन सा लैटिन वर्ड से जो है ये ओरिजिन हुआ है स्ट्रेस वर्ड, तो याद रखिएगा स्ट्रिकट्स जो होगा आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 26 का ऑप्शन नंबर 1 जो होगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 28 में क्या पूछा गया है, निम्न में से कौन पर्यावरणीय प्रतिबल है, यानी इन्वायरमेंटल स्ट्रेस है, तो अर्थक्वेक जो होगा, जब लिख दिया है कि इन्वायरमेंटल तो इन्वायरमेंट से रिलेटेड, जबकि ये सब है क्या होता है हमारे बॉडी के बायोलॉजिकल में हो जाता है, लेकिन ये जो है अर्थक्वेक जो है वो पर्यावरणीय स्ट्रेस के अंतर्गत आएगा, भूकंप। ठीक है, याद रखिएगा। 29 में क्या पूछा है देख सकते हैं यहाँ पे, हाउ मेनी स्टेजेस आर देयर इन मेडिकल रिलेशनशिप बिटवीन द पेशेंट एंड द डॉक्टर, तो 29 का जो है करेक्ट आंसर क्या होगा, 29 का ऑप्शन नंबर 4 जो होगा करेक्ट आंसर होगा 2। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या बोला था क्वेश्चन पे। रोगी और चिकित्सक के बीच चिकित्सात्मक संबंध की कितनी अवस्था होती है, 2 होती है, याद रखें वो 2 क्या है, नीचे कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू साइक्लोनेटिक मेथड, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो 30 का जो है करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 4 स्टेज ऑफ ट्रांसफर जो होगा करेक्ट आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे स्थानांतरण की अवस्था जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन मनोविश्लेषण विधि से संबंधित नहीं है, पूछा था इसीलिए। ठीक है, आगे बोला है कि व्यवहार चिकित्सा लैंडस्ले और स्किनर द्वारा विकसित किया गया, ये सही है या गलत है। यहाँ क्वेश्चन जो पूछा है 31 का कि बिहेवियर थेरेपी वाज डेवलप्ड बाय लैंडस्ले एंड स्किनर, ये सही है या गलत है, तो याद रखिए गलत है। क्यों गलत है भैया, क्योंकि ये जो है आपका लैंडस्ले और स्किनर के द्वारा नहीं, बल्कि जेबी वॉटसन के द्वारा, किसके द्वारा, जेबी वॉटसन, याद रखिएगा नाम को। ठीक है, बिहेवियर थेरेपी किसके द्वारा बताया, किसने बताया था, जेबी वॉटसन ने बताया था। ठीक है, याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन पूछा है ब्रीथिंग इन्वॉल्व इन प्राणायाम, ठीक है, प्राणायाम में सांस का संचलन निहित है, तो ये बिल्कुल सही है, हम लोग करते हैं ना प्राणायाम। ठीक है, यानी आप लोग देखते हैं योगा वगैरह करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 33।
फ्रॉयड ने मानसिक रोगों का कारण दमित इच्छाओं को माना है। ये सही है या गलत है? बिल्कुल सही है। याद रखिएगा, फ्रॉयड के बारे में आप ये एक पॉइंट बना के लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, हाउ मेनी और ओरिजिनल एलिमेंट्स ऑफ लाइफ स्टाइल आर देयर इन आयुर्वेदा। तो 34 का करेक्ट आंसर होगा 4। 34 का 4 जो होगा करेक्ट आंसर होगा, 4 जो होगा करेक्ट आंसर होगा। यानी आयुर्वेद में जीवन शैली के मूल तत्व कितने हैं? 4 है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 35 में बोला है मनोचिकित्सा का अर्थ है। तो मनोचिकित्सा का अर्थ क्या है भैया? तो आपका मानसिक रोगों का उपचार करना भी सही है और शारीरिक रोगों का उपचार करना भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो होगा करेक्ट आंसर होगा। तो आप लोगों का साइकोलॉजी में जो है आगे 35 क्वेश्चन पूछा जाता था। ठीक है, क्योंकि साइकोलॉजी में आपका प्रैक्टिकल भी होता है। तो साइकोलॉजी में जब प्रैक्टिकल होता है तो 35 का आपका ओमरसीड ऑब्जेक्टिव टाइप पूछा जाता था, 35 का क्वेश्चन पूछा जाता था। ठीक है, लेकिन अब जो है साइकोलॉजी में कितना क्वेश्चन पूछा जा सकता है? 25 क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि इस बार जो है 30 किया गया था ना, एमसीक्यू कितना किया गया? 30। तो दैट मीन्स बाकी सब्जेक्ट में 30 है, लेकिन साइकोलॉजी में आपको कितना क्वेश्चन देखने को मिलेगा? 25 क्वेश्चन ही देखने को मिलेगा। ठीक है, यानी 25 क्वेश्चन तो आपको करके आना ही है। उसके साथ जो भी सब्जेक्टिव होगा उसको जरूर लिखिएगा क्वेश्चन आंसर्स को, क्योंकि हमेशा टीचर्स को जब भी कॉपी चेकिंग करने जाते हैं तो वो मार्क्स अगर आपको देना चाहे, पास कराना चाहे, तो वो क्या देखेंगे कि आप कॉपी पे कुछ लिखे तब ना मार्क्स बैठाएंगे। आप कॉपी पे पूरा खाली करके आएंगे तो टीचर थोड़े भरेंगे कि वहां पे आंसर ये भर देते हैं, चलो बच्चा को मार्क्स दे देते हैं। ऐसा नहीं होगा। ठीक है, इसलिए जैसा भी हो कम समय में जितना तैयारी किए वो आप लोग एक बार पॉइंट्स को खाली पढ़ के जाइए। हर एक टॉपिक का पॉइंट्स को पढ़ के जाइए, उतना डिटेल में पढ़ने का भी समय नहीं है। पॉइंट को एक बार रीड कर लीजिएगा। ठीक है, जो भी गेस्ट पेपर है उससे एक बार पॉइंट्स को पढ़ लीजिए अच्छे से और उसको जाके एग्जाम में लिख दीजिएगा आप लोग। ठीक है, पन्ना छोड़ के नहीं आना है, लिख के आना है, ताकि टीचर वहां पे आपको मार्क्स दे सके। ठीक है, आप अगर खाली जो है पन्ना रखिएगा तो कहां पे आपको मार्क्स बैठाए? कोई टीचर तो रिस्क नहीं लेगा। ठीक है, कोई भी टीचर नहीं चाहता कि बच्चा फेल कर जाए, इसलिए आप लोग अच्छे से जो है लिख के आइएगा। आप सभी को मेरे तरफ से ऑल द बेस्ट। कम समय मिला, जितना भी हुआ आप लोगों को जानकारी दे दिया गया। और भी कुछ क्वेश्चन चाहिए होगा इंस्टाग्राम में मैसेज कीजिएगा या टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर जाइएगा, वहां पे मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा। आशा करता हूं दोस्तों आज का ये वीडियो आपसे पसंद आएगा। पसंद आया तो बिल्कुल लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।